आज हम हार्डी विनबर्ग लॉ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पेपर फर्स्ट की जो यूनिट थर्ड है इसके अंदर है टॉपिक उसको पढ़ेंगे। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या होता है। ये एक बहुत ही आवश्यक टॉपिक है जो आपके लिए हर जगह आता है। बात करें अगर हम हार्डी विनबर्ग लॉ की, तो अगर किसी समुदाय के अंदर जो मैटिंग है वो रैंडम हो या बेतरतीब हो, यानी कि फिक्स नहीं हो, और उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन नहीं होते हो, तथा समुदाय का या पॉपुलेशन साइज है वो बड़ी हो, तब इस जो पॉपुलेशन या समुदाय की जो जीन आवृत्ति है, जीन फ्रीक्वेंसी है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थिर रहेगी। सबसे पहले बात करें हम, जैसे कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर P और Q दो एलील है। P उसके अंदर डोमिनेंट एलील है और Q है वो रिसेसिव एलील है। अगर P प्लस Q की हम बात करें तो उनकी टोटल 1 होती है, और ये 1 कब रहेगी, जब उस पॉपुलेशन के ऊपर हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई होता हो। हार्डी विनबर्ग लॉ तब अप्लाई होता है जब किसी भी तरीके का इवोल्यूशन नहीं हो, म्यूटेशन नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, इवोल्यूशन नहीं हो, तब हार्डी विनबर्ग लॉ है वो अप्लाई होता है। ये एक एलिलिक कंडीशन है। अब P प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू करें तो 1:1 आता है, और नीचे हमारे P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए है। यहाँ पर P है वो डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन, Q रिसेसिव और PQ हेट्रोजाइगस को शो कर रहा है। मेंडल के वंशागति के नियमानुसार एक समुदाय में 3 प्रकार के जो सदस्य हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। एक डोमिनेंट जीन वाले या डोमिनेंट एलील वाला जीन हो सकता है। माना कि पॉपुलेशन के अंदर 100% जीन है, उसके अंदर जो डोमिनेंट या होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जो होंगे वो 36% होंगे, और हेट्रोजाइगस के अंदर जो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए यानी एलील डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर होंगे, वो 48% होंगे, और नंबर ऑफ रिसेसिव एलील वाले जो होंगे वो 16% होंगे। और हार्डी विनबर्ग लॉ कब होता है अप्लाई, जब निम्न शर्तें लागू हो: रैंडम मैटिंग हो, म्यूटेशन नहीं हो, इवोल्यूशन नहीं हो, पॉपुलेशन की साइज लार्ज हो, तब जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं। बात करें हार्डी विनबर्ग नियम की शर्तों में, तो हार्डी विनबर्ग नियम के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ नॉन रैंडम मैटिंग, यानी हम कहते हैं कि मैटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए, तभी हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई होता है। अगर उनके बीच मैटिंग है वो व्यवस्थित तरीके से करवा दें, यानी नॉन रैंडम करवा दें, तो क्या होगा, हम ये देखते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी के अंदर जो हेट्रोजाइगस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में लॉस होता है और होमोजाइगस के अंदर वृद्धि होगी। इससे ये स्पष्ट है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन का प्रमुख कारक है। अगर हम हार्डी विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग नॉन रैंडम मैटिंग करेंगे तो इनके अंदर किसी तरीके का जो है ये जीन फ्रीक्वेंसी ये मेंटेन नहीं रहेगी। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नॉन रैंडम मैटिंग ही होती है। टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूटेशंस, कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर कंटिन्यूसली जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशंस होते रहते हैं, इसलिए हार्डी विनबर्ग लॉ की जो जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी वाली बात है वो डिस्टर्ब होती रहती है, और ये म्यूटेशंस या तो बेनिफिशियल होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये आगे सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते।
इस कारण म्यूटेशन होगा तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है वो सही से वर्क नहीं करेगा। बात करें साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमेशा हार्डी-वेनबर्ग लॉ लार्ज पॉपुलेशन साइज के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन साइज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। माना कि हम एक सिक्का है, उस सिक्के को 5 बार उछालते हैं तो हो सकता है उसके अंदर हेड के आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और टेल के आने की फ्रीक्वेंसी कम हो। अगर उस सिक्के को हम ज़्यादा बार उछालेंगे तो हो सकता है हमारे पास हेड और टेल आने की फ्रीक्वेंसी है वो 50-50% हो। इसलिए हमेशा लार्ज पॉपुलेशन के साइज के ऊपर ही हार्डी-वेनबर्ग लॉ है वो अप्लाई होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये एक चांस फैक्टर है, एक संयोग है। इसके द्वारा उन आनुवंशिक जो फॉर्म्स हैं उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ इक्विलिब्रियम से अलग होते हैं। माना कि कोई पॉपुलेशन है, उसके अंदर से कोई जीन है वो सेलेक्ट कर लिया गया, उसको नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया चांस फैक्टर के द्वारा, तब वो आगे उस पॉपुलेशन के अंदर ग्रो अप होगा। थैंक यू। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, इक्वेशन को भी देख लें वापस। जैसे यहाँ पर है p² + 2pq + q² = 1. That is very important equation for you. Always remember that. Thank you.